नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ गौरव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी जिस तरीके से कल एग्जिट पोल आए हैं यूपी सहित सारे 5 राज्यों के, उसके बाद से एक यूपी जो विशेष कर इसका आकर्षण का केंद्र, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है ये भारत का और इसकी राजनीति का पूरे देश पे असर होता है। आप ये बताइए कि कल एग्जिट पोल आया और आज अभी अभी यहाँ पर अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका हाव भाव देखकर आपको पता लग गया होगा कि एग्जिट पोल ने उनकी कितनी हवाइयां उड़ा दी हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये बौखलाहट क्यों आ रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की जा रही है ऐसी? एक्चुअली देखा जाए तो अखिलेश जी को कहा तो ये जाता है कि विदेश से पढ़ के आए हैं और चुनाव में अच्छा करेंगे, युवा हैं, लोगों को एक नई दिशा देंगे। लेकिन मैं पिछले 10 सालों से जो भी अखिलेश जी का देखा तो किसी भी एंगल से नहीं लगते कि विदेश से पढ़ के आए हुए व्यक्ति है। शुरू में मैं भी बहुत सम्मान करता था और आज भी सम्मान करता हूँ, लेकिन एक अलग लेवल पे उनका सम्मान पहुँच चुका है। इस समय एग्जिट पोल आ चुके हैं। एग्जिट पोल हर मीडिया हाउसेस, मीडिया जो भी चैनल्स हैं, वो अपनी अपनी टीम, उनके रिसर्च टीम होती हैं, बहुत बड़ी टीम होती है, एक नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर वो रिसर्च करते हैं और जगह जगह से सैंपल जुटाते हैं और उसके बाद एक एनालिसिस करके वो निकालते हैं कि यहाँ पे ये पार्टी जीतेगी, ये कैंडिडेट जीतेगा। तो हमेशा से ये चलता आ रहा है काफ़ी सालों से और हर पार्टी उसका सम्मान करती है। एक्चुअली अखिलेश यादव की समस्या ये है कि इनका जो भी वोट बैंक है वो पिछले 1 महीने से ये तय किए बैठा है कि वो जीते हुए। अब एग्जिट पोल जो आया है उसका नतीजा उनके भावनाओं के या अपेक्षाओं के विपरीत जा रहा है। तो ये बौखलाहट निकल के आ रही है। सबसे बड़ी एक और कमी है अखिलेश जी की, वो अपने आप को सूबे का युवराज समझते हैं। उनको ये रह रहा है कि वही सत्ता पे मैं ही काबिज होऊंगा, मैं ही युवराज हूँ। उनके वो अपने आप को प्रतिनिधि नहीं समझते जनता का। वो अपने आप को जैसे राज सत्ता चली आ रही है उनकी निगाह में यही है और मैं युवराज हूँ, पिताजी मेरे मुख्यमंत्री थे, अब मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं ही शासन करूँगा। ये लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि मिलकर मुख्यमंत्री और सरकार का चुनाव करते हैं। तो हमें जो भी जनादेश मिलता है उसका सम्मान करना चाहिए और सारी स्थिति तो 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। अभी जिन लोगों ने अपनी एनालिसिस की है, जो भी चैनल्स एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसका सम्मान करो। क्लियर तो 10 तारीख को हो जाएगा। और इतनी बौखलाहट क्यों? लोगों को भड़काने की जरूरत क्यों है? अखिलेश जी ने तो अपनी कार्यकर्ताओं से बोला है कि जहां भी ईवीएम को स्टोर करके रखा गया है उसकी सुरक्षा करें, बाहर पहरा दें। तो अब ये बौखलाहट क्यों? ईवीएम्स को लेके जो आपत्ति उठाई जा रही है उसका मतलब या तो आपके कार्यकर्ता खराब है जो पहरा नहीं दे पा रहे, और पहली बात तो ये है कि किसी भी टेक्नीशियन को से अगर सवाल किया जाए तो ईवीएम को तो हैक ही नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट हो चुका है। चुनाव आयोग बार बार बोल चुका है और चुनाव आयोग ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके डेमो वगैरह सब कुछ दिया, सबको चुनौती भी दी, तब कोई नहीं पहुंचा। तो ये बार बार अपनी हताशा को, अपनी हार को ईवीएम के ऊपर फोड़ना, ये पुराना चलन हो चुका है। इससे बाहर आना चाहिए इन लोगों को और जो भी जनादेश हो वो 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना मतलब हाय तौबा क्यों कि हम ही साहब सत्ता में आके ही जनसेवा करेंगे। अरे बाहर रह के कर लो, क्या समस्या है? और मैं नहीं समझता 5 साल में इतना कुछ गलत हुआ है जो सत्ता इस सरकार को नकारेगी। खैर 10 तारीख को बताएगी, रिजल्ट बताएंगे क्या होता है। जिस तरीके से उन्होंने आज ये आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें आते ही उन्होंने ये कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की आखिरी चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये वही पैटर्न अपनाया जा रहा है जिस तरीके से आप देखिए ये किसान आंदोलन का था, शाहीन बाग का था, वो स्ट्रांग रूम के बाहर जहां ईवीएम में रखी गई है, एक संवेदनशील इलाका होता है, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं का जमावड़ा करना चाहते हैं। और वहां न केवल वो जमावड़ा करना चाहते हैं बल्कि जो डीएम मजिस्ट्रेट होते हैं और जितना भी पुलिस का प्रशासन, उन पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो ये 10 तारीख को क्या करने की इनकी साजिश है, क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली समाजवादी पार्टी का सब लोग चरित्र जानते हैं। गुंडावादी पार्टी कहा जाता है कि लोगों के अंदर यही है। अभी भी मैं तो पहली बार देख रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा ही गायब था। किसी भी
हर इलेक्शन को उठा के देख लो, मुख्यमंत्री पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। 2017 में भी लगे, 2012 में भी लगे, 2007 में भी लगे, लेकिन ये 2022 का पहला चुनाव है जिसमें मुख्यमंत्री पे किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं लगा, आरोप नहीं लगा। अब कहाँ आती है बात सत्ता पे कब्जा करने की, तो इनको कांग्रेस का भी वही चरित्र है, इनका भी वही चरित्र है कि इनके अलावा कोई और सत्ता में ना आए। तो वही अभी तक चल रहा है कि भैया जब हम सत्ता से बाहर हैं तो लोकतंत्र नहीं है, कोई और सत्ता में है तो लोकतंत्र नहीं है, जब हम सत्ता पे काबिज हो जाएंगे तभी लोकतंत्र है। ये इनकी विचारधारा बन चुकी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य कोई दल हो, उसी में समाजवादी पार्टी भी आती है। पूरी 2017 तक की जो सरकार थी, 2012 से जो अखिलेश के नेतृत्व में थी, ना तो उत्तर प्रदेश में कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी, ना लॉ एंड ऑर्डर था। ये सारे लोग इस पे ही पूरा 2017 का चुनाव लड़ा गया था और उसकी जनता ने इनको रिजल्ट दिया, सत्ता से बिल्कुल बेकदरी करके बाहर फेंके गए। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता क्या चाहती है, अभी भी वही पुरानी टोन में है कि हम ही राजा हैं, हम ही युवराज हैं, हम ही तय करेंगे कि इस देश में लोकतंत्र है या नहीं है। तो उसी रूटीन पे आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा से रहा है कि अपेक्षा के अनुकूल जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो ऐसी हताशा, ऐसी चीज़ों में ये लोग चाहते हैं कि देश में बलबा हो, राज्य में बलबा हो, लोग भड़कें। किसान आंदोलन अभी निकल के चुका है, उसमें कांग्रेस का, अपोजिशन का कितना हाथ था सब लोग जानते हैं, और उसी को ये थोड़ा सा धार देके फिर से करवाना चाहते हैं। इवन यहाँ तक रिपोर्ट हैं कि ये लोग तो सोचे बैठे थे कि हम सत्ता में आ जाएंगे, और अखिलेश ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि शपथ ग्रहण से पहले जितना बंगाल बना सकते हो यूपी को बना लो, शपथ ग्रहण के बाद हम देखेंगे। मतलब आप एक जिस तरीके से बंगाल में एक चुनाव के बाद जो हिंसा हुई आप उसी ओर संकेत कर रहे हैं। इनका वही मोटिव है, इनका वही मोटिव है। अब तो हताशा इसलिए आ गई कि एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया, नहीं तो इनका तो पहले से तैयारी है, सारी तैयारियां हैं यूपी के अंदर। जो अभी तक विपक्ष में बैठे हुए कार्यकर्ता हैं उनकी तैयारियां हैं कि 3 दिन 10 के बाद 13 तारीख तक उपद्रव करना है। जो इनके खिलाफ प्रशासन ने काम किया या अन्य पार्टियों के लोगों ने बोला, सबको इनको ठोका पीटी करनी है। ये इनका बाकायदा अखिलेश की तरफ से मैसेज, मतलब खुली छूट दी गई। सर आप मुझे ये बताइए कि जिस ईवीएम के सहारे कई सरकारें बनी, चाहे आपकी बंगाल में बनी विपक्ष की, तमिलनाडु और अन्य सभी राज्यों में अलग अलग पार्टियों की बनती रहती है, ये तभी क्यों होता है कि इस पर आरोप तभी क्यों आ जाते हैं जब बीजेपी की सरकार बनने लगती है? तभी क्यों इस पे सवाल उठ रहे हैं? की बात है ना कि बंगाल में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी हार गई, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारी ना, ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठाया गया। सत्ता में जबकि तृणमूल कांग्रेस थी, तो क्या ये कहा जाए कि उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ईवीएम हैक कर ली? लेकिन इस तरीका को बीजेपी के इस तरीके का किसी मतलब जो भी हारा हुआ पक्ष था, भाजपा जो हारी हुई थी, उसने आवाज नहीं उठाई। राजस्थान में हारी तो ईवीएम की आवाज नहीं उठी। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, हारी, तो ईवीएम की आवाज नहीं उठी, ईवीएम पे दोष नहीं लगाया गया। कारण ये है कि ये जो लोग हैं, कांग्रेस की एक ये मान लिया गया कि सत्ता उनकी बपौती है। इसी तरीके से यूपी में ये मान लिया गया समाजवादी पार्टी द्वारा कि सत्ता उनकी बपौती है। उनका मकसद है कि साहब हम युवराज हैं, उनकी सोच है कि हम ही सत्ता पे काबिज होंगे। शब्दों का चुनाव देखो, उनका कहना कि अरे बाबा कौन होते हैं, मतलब जंग लगा उनके कपड़े का जो रंग कपड़ों है, पे आप सोच दो कोई हो ना तो इनको भारतीय संस्कृति से कोई मतलब है, ना भारतीय जनमानस के भावना का सम्मान से कोई मतलब है। ये जो कह दें वो सही है, इनका वो सोच बनी हुई है, इसीलिए जनता बार बार इनको हार का मुंह दिखाएगी। ये बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है कि यूपी में इस तरीके से रिपीट हो रही है एक सरकार, बहुत साल बाद रिपीट हो रही है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि जनादेश का सम्मान करें। 10 तारीख को जो भी रिजल्ट आए, एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं, बंगाल के मामले में हुए गलत, तो अभी इतना माहौल, अपना हताशा में ना जाएं, अपना मानसिक संतुलन ना खोएं और जनभावना का
विश्वास रखें, उसका सम्मान करें और 10 तारीख को सब क्लियर हो जाए। आप मुझे ये बताइए सर, आपका इतना लंबे समय का राजनीति को देखने का अनुभव है और आपने यूपी की राजनीति को काफ़ी समीप से देखा है। आप मुझे बताइए कि माना जा रहा था कि इस चुनाव में जो पिछली बार से गलती हो गई थी कि बड़ी पार्टियों का गठबंधन होता था, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस का जो 17 में हुआ था 2017 में, इस बार उन्होंने ये न करके हुए जातिगत समीकरण बैठाए थे, चाहे पूर्वांचल का हो चाहे आपका वेस्ट यूपी का हो, तो उन्होंने गठबंधन बैठाए थे। उन्होंने सोचा पिछली बार जो बड़े गठबंधन है वो सफल नहीं हो रहे थे, इस बार छोटे छोटे जातिगत समीकरण कर ले, लेकिन दोनों बार ही फेल हो रहे हैं। ऐसा ही फेल नहीं बल्कि जो बीजेपी है वो बढ़ के सामने आ रही है। एक्चुअली ऐसा क्यों? नीति का अभी चाहे वो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य हों, जिसके लिए इन्होंने पहले बीजेपी को छोड़ा था समीकरण बैठाने के लिए, ओबीसी का काट करने के लिए, और ओपी राजभर, ये दोनों समीकरण फेल क्यों हो गए, किंग मेकर फेल क्यों हो रहे हैं? एक्चुअली ना जो पार्टियां हैं ना वो अभी तक पुराने मोड में ही चल रही हैं। उनका वही कि यूपी में जातिगत समीकरणों पे सरकारें बनती रही हैं, वही फॉर्मूला अब चलेगा। लेकिन 2014 के बाद पूरे देश में ना एक माहौल बदल गया है, अब विकास की राजनीति होने लगी है। 2017 का जो चुनाव था वो विकास पे हुआ बात थी। अखिलेश के पास अपनी सरकार के काम गिनाने के लिए टाइम नहीं था और ना कुछ मुद्दे थे। उनका वही मैसेज था, एक तो फैमिली को लेके और वो जातिगत समीकरण। अखिलेश अभी भी वही जो पुराने जातिगत जैसे मुलायम सिंह जी जो थे ओबीसी के नेता बन के थे और उनके साथ ओबीसी की जातियों का एक बहुत अच्छा वोट बैंक था, तो उस लेवल पे वो बने। अब इन्होंने उस तरफ बढ़े हैं। 2017 में तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका था स्थिति, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट इतना हो गया था कि लोगों को विश्वास ही नहीं रहा था समाजवादी पार्टी पे। अभी भी ये उसी ट्रैक पे चले। सबसे बड़ी बात है कि इनके पास कोई एक्स्ट्रा मुद्दा ही नहीं था इस इलेक्शन के लिए, केवल दूसरे के द्वारा खींची हुई लाइन को मिटाना। इनके पास अपनी बड़ी लाइन खींचने के लिए कोई सोच ही नहीं है, कुछ नया आइडिया इन्होंने पब्लिक के बीच में रखा ही नहीं ताकि लोग उस पर वोट करें। केवल बाबा के कपड़े पे बोलना, उनको उनकी योजनाओं को अपना बताना, केवल इसी तरीके का चलता रहा। दूसरे की लकीर को मिटाने का प्रयास था। कोई आइडियोलॉजी, कोई नया आइडिया जनता के सामने पेश ही नहीं किया, वो सोच ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मुझे महसूस ही नहीं होता कि अखिलेश विदेश से पढ़ के आए। बिल्कुल देहाती सरकारी स्कूल जहां कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे उस जगह के पढ़े हुए लगते हैं। और इसीलिए जनता ने उनको करारा तमाचा मारा है कि जातिगत राजनीति अब नहीं चलेगी। आपको या तो नई पोजीशन पे आओ, नई विचारधारा पे आओ, नहीं तो आप घर बैठो। जिस तरीके से सभी एग्जिट पोल हम देख रहे हैं तो एक हवा बता देता है एग्जिट पोल की किस तरफ बयार बैठ रही है, लेकिन इतना नहीं बता पाती कि रफ्तार क्या होगी, सीटें कितनी होगी, फिक्स नहीं बता पाती हैं। तो क्या आपको लगता है जो ये बौखलाहट आ रही है, तो क्या ये इस ओर संकेत नहीं कर रही है कि एक बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में? बौखलाहट तो यही तय कर रही है इनकी, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक इंटरनल सर्वे भी रहता है। 2007 चरण के चुनाव के बाद अखिलेश ने कुछ पता किया होगा कि कहाँ से क्या स्थिति है, तो अभी टाइम मिलता है लास्ट में, तो पता लग गया होगा 24 घंटे में क्या स्थिति। ये बौखलाहट निकल के आ गई है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट नहीं होते, थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि इस इलेक्शन में या पूरे 5 साल की सरकार के कामकाज को देखें, थोड़ा बहुत कमियां रही हैं। तो ये हो सकता है कि बड़ी जीत, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि बड़ी 300 प्लस ना जाए, नियर अबाउट 250 के आसपास बीजेपी अचीव करे और सरकार बनाए। लेकिन मैं इसको एक लहर के रूप में नहीं कहूँगा। हाँ, यह है कि जनता ने एक विश्वास दिखाया है अच्छे कामों पे, और जो जनता बहुत समझदार होगी उसको अपना भला बुरा दिखने लगा है और वो उसी हिसाब से वोट कर रही है। जी धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।